हेलो फ्रेंड्स। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अनेक परस्पर विरोधी और उतनी ही प्रेरक घटनाएं सम्मिलित हैं। कई ज्ञात और अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों ने ब्रिटिश सरकार से आजादी पाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। कहा जाता है कि उनके बलिदान के कारण ही आज भारत आजादी का स्वाद चख पा रहा है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कुछ घटनाओं के बारे में सभी को प्रमुखता से पता है, जबकि कुछ घटनाओं के बारे में कम ही लोग जानते हैं। भारत के इतिहास की ऐसी ही एक महत्वपूर्ण घटना है सोलापुर का स्वतंत्रता संग्राम। इस संघर्ष के माध्यम से देश को आजादी मिलने से 17 साल पहले सोलापुर ने 4 दिनों की आजादी का आनंद लिया। 9, 10, 11 और 12 मई 1930 को सोलापुर 4 दिनों के लिए स्वतंत्र हुआ। उस दौरान देश के कई अन्य शहरों में भी विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन केवल सोलापुर शहर में ब्रिटिश सरकार ने मार्शल लॉ और इसे सेना को सौंप दिया। इतिहास में यह भी दर्ज है कि ब्रिटिश सरकार के 150 साल के शासन के दौरान सोलापुर एकमात्र शहर था जहां मार्शल लॉ किया गया था। आखिरकार इस पूरे घटनाक्रम के दौरान 12 जनवरी 1931 को सोलापुर के 4 शहीदों को भी मौत की सजा सुनाई गई। इस साल 12 जनवरी 2023 को चारों शहीदों की फांसी को 92 साल पूरे हो गए हैं। तो आज यानी 9 मई 2022 4 दिन आजादी के 92 साल पूरे हो जाएंगे। इस अवसर पर हम सोलापुर के स्वतंत्रता संग्राम, मार्शल लॉ शहीदों के बारे में जानेंगे। सविनय अवज्ञा और सोलापुर। इस पूरे मामले की नाल महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ी थी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश का स्वतंत्रता संग्राम जोर पकड़ने लगा। 1930 में महात्मा गांधी ने गुजरात के साबरमती आश्रम में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा की। इसके एक भाग के रूप में महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक्कर के खिलाफ दांडी यात्रा शुरू की। उस समय सोलापुर में सार्वजनिक सभा, लोकसभा, जिला सभा, बंबई क्षेत्र प्रांतीय सभा के सत्र आयोजित किए जाते थे। दूसरी ओर जनमानस पर समाचार पत्रों का प्रभाव भी बढ़ रहा था। दांडी यात्रा 5 अप्रैल 1930 को समाप्त हुई। सविनय अवज्ञा और दांडी यात्रा को पूरे देश में भारी प्रतिक्रिया मिली। सोलापुर ने भी इस आंदोलन में भाग लिया। नमक सत्याग्रह के दौरान कांग्रेस कमेटी ने शहर के मध्य भाग में नमक के बर्तन बनाकर और उन्हें सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेचकर अवज्ञा शुरू कर दी। महात्मा गांधी ने अपील की थी कि भूमि से घिरे इलाकों में लोगों को शराबबंदी को बढ़ावा देना चाहिए और ताड़ी के पेड़ों को हटाना चाहिए। तदनुसार सत्याग्रहियों ने सोलापुर में रूप भवानी मंदिर क्षेत्र में शिंदी के पेड़ों को भी निशाना बनाया। उस समय सोलापुर में 5 कपड़ा मिलें थीं, जिन्हें गिरनगांव के नाम से जाना जाता था। इन कपड़ा मिलों में उस समय 15 से 20 हजार मजदूर काम करते थे। ये मिल मजदूर शहर में बुलाए गए किसी भी आंदोलन में स्वतःस्फूर्त भाग लेते थे। उस दौरान लगातार किसी न किसी तरह की प्रभात फेरी, मार्च और हड़ताल का आयोजन किया जाता था। इन सभी आंदोलनों से नगर का वातावरण अत्यंत स्फूर्तिदायक एवं देशभक्तिपूर्ण हो गया। गांधी जी को पकड़ लिया, अब सोने दो। ब्रिटिश सरकार ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए महात्मा गांधी को गिरफ्तार करने का निर्णय लिया। तदनुसार महात्मा गांधी को 4 मई 1930 को गुजरात के कार्डी गांव में गिरफ्तार कर लिया गया। यह समाचार 5 मई 1930 को रात के समय सोलापुर पहुंचा। गांधी जी की गिरफ्तारी की खबर मिलते ही सोलापुर में कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं में बेचैनी का माहौल पैदा हो गया। उस समय श्रीनिवास कड़गांवकर नाम के एक कार्यकर्ता अपनी बुलंद और पहाड़ी आवाज के लिए जाने जाते थे। कड़गांवकर ने तुरंत अपने सिर पर किटसन लैंप रखकर लोगों को गांधी जी की गिरफ्तारी के बारे में सूचित करना शुरू कर दिया। पकड़े गए गांधी जी, अब तो नींद छोड़ो, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जुलाई सरकार नहीं चलेगी। उन्होंने रात भर लोगों को जगाया और माहौल बनाया। अगले दिन यानी 6 मई को कांग्रेस कमेटी ने सख्त हड़ताल करने का संदेश दिया। तदनुसार 6 मई को स्थानीय नेताओं की सार्वजनिक विरोध बैठकें आयोजित की गईं। कांग्रेस की ओर से रामकृष्ण जाजू ने गांधी जी की गिरफ्तारी की आधिकारिक सूचना सभी को दी। पूरे दिन शहर में तनाव का माहौल रहा। उस दिन कपड़ा मिलें, बाजार, वाणिज्यिक गतिविधियां आदि बंद रहीं। इस बीच सड़कों पर भीड़ का असंतोष हर तरफ दिख रहा था। छोटे बड़े जुलूस, नारेबाजी, शराब की दुकानों को तोड़ना आदि शुरू हो गए।
भीड़ के एक वर्ग ने मद्रास मेल को रोक लिया। अब लोगों के बीच गुस्से की भावनाओं को रोकना मुश्किल हो गया था। इसलिए वरिष्ठ नेताओं ने अगले दिन 7 जनवरी के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए। लेकिन युवा टीम ने इस भूमिका को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने वहां एक बैठक की और कपड़ा मिलों को बंद करने और 3 दिनों के लिए हड़ताल करने का आदेश दिया। 7 मई की सुबह से ही माहौल में तनाव था। शहर के लक्ष्मी विष्णु मिल के पास पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। दिन भर जुलूस निकालना, पुलिस पर चिल्लाना, उन्हें गांधी टोपी पहनाना आदि शुरू हो गया। नेताओं ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा, कल मिले बंद मत करना, शहर में बहुत दंगा हो रहा है। हालांकि युवा संघ के कार्यकर्ता इस बात पर अड़े थे कि गांधी जी की गिरफ्तारी का हर संभव तरीके से विरोध किया जाना चाहिए। पुलिस के खिलाफ संघर्ष। 8 मई 1930 को वीर नरीमन और जमनालाल बजाज की गिरफ्तारी की खबर व्यापक रूप से फैल गई। वीर नरीमन युवा टीम के प्रमुख थे। उनकी गिरफ्तारी के विरोध में जुलूस निकाला गया। जुलूस खत्म कर नेता वापस लौट गए। इसी दौरान कुछ युवक शिंदी के पेड़ काटने के लिए रूप भवानी मंदिर के पास गए। तयशुदा कार्यक्रम के मुताबिक ऐसा कुछ तय नहीं हुआ, लेकिन युवा प्रदर्शनकारियों का जोश बढ़ गया था। पुलिस को सूचना मिलते ही कुमक को बुलाया और इलाके की घेराबंदी कर दी। पुलिस टीम इंस्पेक्टर कनापेट कर रहे थे। भीड़ ने पथराव कर पुलिस को तितर-बितर करने की कोशिश की, लेकिन नैपेट ने गोलियां चला दीं। इसके अलावा 9 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। हालांकि भीड़ पीछे नहीं हटी। उन्होंने गिरफ्तार युवक को रिहा करने की मांग की। इसी बीच इस घटना की जानकारी सोलापुर के तत्कालीन कलेक्टर हेनरी नाइट और पुलिस उपाधीक्षक प्लेफेयर को दी गई। दोनों ने अधिक कुमका लेकर रूप भवानी मंदिर क्षेत्र में प्रवेश किया। कलेक्टर हेनरी नाइट हाथ में बंदूक लेकर तेजी से कार से उतरे। उनकी भूमिका देखकर भीड़ और अधिक आक्रोशित हो गई। पकड़े गए लोगों को छोड़कर सभी लोग इस मांग पर अड़े हुए थे। पथराव में डीएसपी फ्लैपेयर और 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। यह देखकर कि पुलिस की गोलियां खत्म हो रही हैं, भीड़ ने और भी आक्रामक तरीके से पुलिस का विरोध करना शुरू कर दिया। इस संघर्ष के बारे में सुनकर युवा कार्यकर्ता मल्लप्पा धनशेट्टी और उनके साथ जीवराज मुलुकचंद वहां आए। मल्लप्पा धनशेट्टी का शहर के युवाओं पर प्रभाव था। मल्लप्पा धनशेट्टी पुलिस से गिरफ्तार किए गए लोगों के नाम लिखने और उन्हें रिहा करने का अनुरोध कर रहे थे। इसी बीच शंकर शिवदारे नाम का एक युवा कार्यकर्ता हाथ में तिरंगा झंडा लेकर कलेक्टर नाइट की ओर दौड़ता हुआ आया। तब सार्जेंट हॉल ने यह सोचकर कि कलेक्टर नाइट की जान खतरे में है, शंकर शिवदारे को गोली मार दी। शिवदारे मौके पर ही गिर गया। इस पूरे घटनाक्रम में पहले शहीद के रूप में शंकर शिवदारे का नाम लिया जाता है। इस बीच शिवदारे को गिरता देख गुस्साई भीड़ कलेक्टर नाइट की ओर चलने लगी। उनकी गाड़ी को घेर लिया गया, लेकिन मल्लप्पा धनशेट्टी ने भीड़ को रोका और कलेक्टर नाइट के साथ चर्चा के बाद पुलिस ने गिरफ्तार लोगों को रिहा कर दिया। इसके बाद पुलिस की गाड़ियों के लिए रास्ता साफ कर दिया गया। हालांकि इसके कारण कलेक्टर नाइट का मानना था कि मल्लप्पा धनशेट्टी भीड़ का नेता था। भीड़ से बाहर निकलते हुए कलेक्टर नाइट ने अचानक पुलिस को गोली चलाने का आदेश दे दिया। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई, कई घायल हो गए। पुलिस की ऐसी अप्रत्याशित प्रतिक्रिया से सोलापुर के लोगों में भारी असंतोष फैल गया। इसके बाद सोलापुर में पुलिस और नागरिकों के बीच भीषण संघर्ष चरम पर पहुंच गया। गुस्साई भीड़ ने अपना मार्च पास की मंगलवार पेट पुलिस चौकी की ओर मोड़ लिया। भीड़ ने पुलिस चौकी पर हमला करने के बाद एक पुलिसकर्मी की पिटाई की और उसे आग के हवाले कर दिया। पुलिस चौकी में आग लगाने के बाद एक अन्य पुलिसकर्मी को अंदर धकेल दिया गया। 2 पुलिसकर्मी मारे गए। इसके बाद भीड़ गोलचावड़ी स्थित अदालत में चली गई। उन्होंने अदालती दस्तावेजों और इमारत में आग लगा दी। ये पूरी प्रक्रिया 3 से 4 घंटे तक चलती रही। लेकिन सुबह रूप भवानी मंदिर के अनुभव के कारण कलेक्टर और पुलिस उपाधीक्षक ने इसकी देखरेख की भूमिका निभाई। इस बीच भीड़ के इस आक्रोश को देखते हुए अन्य पुलिस स्टेशनों के अंग्रेज अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों ने शहर से हट जाना ही उचित समझा। सोलापुर शहर शांत नहीं होता देख कलेक्टर हेनरी नाइट ने इस संबंध में मुंबई को एक रिपोर्ट भेजी और सेना की मदद मांगी।
बंबई के गृह सचिव ने केंद्र सरकार को इसकी सूचना दी। सोलापुर में 18,000 मजदूर भाग गए हैं। अंग्रेज अधिकारी और उनके परिवार खतरे में हैं। भले ही वे अपनी जान पर खेल रहे हों, तुरंत सेना भेजी जाए। वरिष्ठ ब्रिटिश अधिकारियों ने सबसे पहले अपने परिवारों को रेल द्वारा मुंबई पुणे भेजा। अधिकारियों ने सोलापुर रेलवे स्टेशन पर शरण ली। बताया गया है कि सशस्त्र पुलिस द्वारा दोपहर 1 बजे से शाम 7 बजे तक 2 कारों से 103 गोलियां चलाई गईं ताकि उनके परिवारों को फिर से मिलाने के काम में बाधा न आए और लोगों का ध्यान न भटके। इस गोलीबारी में कई लोगों की मौत हो गई। इसके बाद कलेक्टर रात को छुट्टी पर चले गए। अन्य अंग्रेज अधिकारी पुलिस सुरक्षा में रेलवे स्टेशन पर बैठे थे। अगले 4 दिनों 9, 10, 11 और 12 मई 1930 तक सोलापुर शहर किसी तरह स्वतंत्र था। इस बीच 10 मई को बकरीद की नमाज हमेशा की तरह शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। नवयुवक संघ के युवा कार्यकर्ताओं को शहर के विभिन्न कार्यों का वितरण किया गया। गांधी टोपी पहने कार्यकर्ता भागती हुई पुलिस द्वारा फेंकी गई राइफलें लेकर खजाने की रक्षा कर रहे थे। कार्यकर्ताओं के माध्यम से शहर में यातायात नियंत्रण एवं अन्य कार्य सुचारू रूप से चल रहे थे। केवल ब्रिटिश सरकार या पुलिस प्रशासन के अधिकारी ही वहां मौजूद नहीं थे। इतिहास शोधकर्ता डॉक्टर कहते हैं, लोग गधों को ले गए थे और उन्हें गिरे हुए पुलिस स्टेशनों में बांध दिया था। श्रीकांत येलेगांवकर ने बीबीसी से बात करते हुए कहा, शहर की पूरी व्यवस्था उस समय सोलापुर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रामकृष्ण जाजू द्वारा नियंत्रित की जाती थी। कहा जाता है कि इसी ने आगे चलकर उन्हें मार्शल जाजू के रूप में नई पहचान दी। इस दौरान कलेक्टर कार्यालय फौजदार चावड़ी पर तिरंगा झंडा फहराया गया। सोलापुर भारत में तिरंगा फहराने वाली पहली नगर पालिका बन गई। आजादी के इन 4 दिनों को उस समय गांधीराज कहा जाता था। सोलापुरकर गर्व से कहते हैं कि उन 4 दिनों में सोलापुरकर ने यह सीख दी कि आजादी के बाद भारतीय लोग अपना राज्य कैसे चलाएंगे। इस अवधि के दौरान मुंबई पुणे के समाचार पत्र ब्रिटिश प्रचार के अनुसार गैंगस्टरों द्वारा सोलापुर शहर पर कब्जा करने की खबरें प्रकाशित कर रहे थे। लेकिन सोलापुर में कर्मयोगी और सोलापुर समाचार अखबारों ने सारी हकीकत पेश कर दी। इस दौरान उनके रिकॉर्ड नंबर बिक गए। मार्शल कांग्रेस कमेटी ने मुंबई सरकार को सूचित किया था कि शहर में सभी व्यवसाय अब सुचारू रूप से चल रहे हैं। लेकिन फिर भी स्थानीय ब्रिटिश अधिकारियों के अनुरोध पर ब्रिटिश सेना ने 12 मई की रात को सोलापुर में प्रवेश किया। सेना ने आते ही शहर में मार्शल लॉ कर दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि उसे गोली मारने के आदेश जारी किए गए थे। इस समय सेना ने सोलापुर नगर पालिका पर तिरंगा झंडा फहराने का आदेश दिया था। लेकिन जब मेयर माणिक चंद शाह ने इनकार कर दिया तो एक सैन्य अदालत ने उन्हें 7 साल की सश्रम कारावास और 1 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। तुलसीदास जाधव को गांधी टोपी पहनने के लिए 7 साल की सश्रम कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई गई थी। बाद में गांधी इरविन समझौते के तहत इसमें ढील दी गई। पेठ पुलिस चौकी जलाने के मामले में जगन्नाथ शिंदे, श्रीकिशन सारदा को 13 मई को और मल्लप्पा धनशेट्टी और कुर्बान हुसैन को 14 मई को गिरफ्तार किया गया था। उस समय अंग्रेज अधिकारियों ने उपरोक्त चारों के साथ साथ शहर के वरिष्ठ कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं पर भी क्रूर अत्याचार किए। उन्हें रात भर रस्सियों और सिगरेट की बटों से पीटा गया। अगले दिन शहर में भी सभी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नतीजा यह हुआ कि शहर में सन्नाटा पसर गया। पकड़े गए सभी लोगों पर मुकदमा चलाने के बाद धनशेट्टी, सारदा, शिंदे और हुसैन को मौत की सजा सुनाई गई। हाई कोर्ट ने भी इस सजा को बरकरार रखा। शहर में मार्शल लॉ उपरोक्त चारों अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए सबूत नहीं ला सके। मार्शल लॉ में पुलिस पर होने वाले व्यय की वसूली सोलापुर कर पर अतिरिक्त कर लगाकर की जाती थी। अंततः 49 दिनों के बाद 30 जून 1930 को शहर में मार्शल लॉ लिया गया। सोलापुर शहर में मार्शल लॉ होने के बाद ब्रिटिश सरकार के खिलाफ साजिश रचने के लिए भीड़ इकट्ठा करने, आगजनी करने के आरोप में जगन्नाथ रेवनसिद्धप्पा धनशेट्टी, उम्र 32, श्रीकिशन लक्ष्मी नारायण सारदा, उम्र 36, जगन्नाथ भगवान शिंदे, उम्र 24 पर आरोप लगाया गया। ब्रिटिश सरकार की सेवा में 2 पुलिसकर्मी और अब्दुल रसूल कुर्बान हुसैन, उम्र 20 को गिरफ्तार कर लिया गया। एक मल्लप्पा धनशेट्टी,
मल्लप्पा धनशेट्टी ने पंढरकर परिवार में मुख्य लेखाकार के रूप में कार्य किया। यह लोगों के बीच काफी लोकप्रिय था। वह अक्सर बैठकों की अध्यक्षता करते थे या सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक प्रमुख वक्ता थे। वे सदैव गांधी टोपी को राष्ट्रीय आंदोलन के प्रतीक के रूप में प्रयोग करते थे। वह शहर के सभी बड़े आयोजनों में हिस्सा लेते थे। सिद्धेश्वर प्रसादिक मंडल, श्रद्धानंद समाज यही उनका कार्य था। सिद्धरामेश्वर की यात्रा में ध्वजवाहक के रूप में कार्य करते समय नंदी के चारों ओर एक धार्मिक घेरा भी था। उन्होंने रूप भवानी मंदिर क्षेत्र में पुलिस प्रदर्शनकारी झड़प के दौरान भीड़ को शांत करने का भी काम किया। लेकिन इसी बीच कलेक्टर हेनरी नाइट का गुस्सा उनके प्रति बढ़ता जा रहा था। 2 श्रीकिशन सारदा, वे सोलापुर शहर के एक समृद्ध व्यापारी के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने सोलापुर में कई सार्वजनिक कार्यक्रमों का उत्साहपूर्वक समर्थन किया। वह इस अवसर पर आयोजित यात्राओं, सार्वजनिक उत्सवों, कुश्ती अखाड़ों में भाग लेते थे। सारदा और मल्लप्पा धनशेट्टी अच्छे दोस्त माने जाते थे। राष्ट्रीय आंदोलन के वित्तीय पक्ष को संभालने के कारण ब्रिटिश सरकार उनसे नाराज थी। 3. जगन्नाथ शिंदे युवा संघ और मजूर संघ के सचिव के रूप में काम करते थे। वह तालीम संघ के सचिव भी थे। शिंदे ने राष्ट्रीय आंदोलन के पीछे सोलापुर के युवा वर्ग, कपड़ा मिल श्रमिकों और तालीम संघ के सेनानियों की ताकत बढ़ाई। वह अपनी कड़ी मेहनत से बनाए गए शरीर के कारण युवाओं के बीच विशेष रूप से लोकप्रिय थे। उन्होंने सोलापुर में राष्ट्रीय आंदोलन को आम लोगों के घरों तक पहुंचाने का काम किया। जगन्नाथ शिंदे अपने अध्ययनशील रवैये और स्टाइलिश बयानबाजी के लिए भी जाने जाते थे। 4. कुर्बान हुसैन, मौत की सजा पाने वालों में कुर्बान हुसैन सबसे कम उम्र के थे। उनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जो फ्रेम बनाने का काम करता था। शुरुआत में उन्होंने एक मिल मजदूर के रूप में काम शुरू किया। बाद में वे अपने उत्कृष्ट लेखन और वक्तृत्व गुणों के कारण सार्वजनिक जीवन में लोकप्रिय हो गए। उन्होंने गजनफर नाम से एक मराठी अखबार शुरू किया। कुर्बान हुसैन ने सबसे पहले सोलापुर की कपड़ा मिलों से बिखरे हुए अथरापगढ़ जाति के मिल मजदूरों को कामगार संघ के माध्यम से एक साथ लाया। राष्ट्रीय आंदोलन की ताकत काफी बढ़ गई क्योंकि सोलापुर के मिल मजदूर हजारों की संख्या में राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो गए। यह तय था कि कुर्बान हुसैन किसी भी कार्यक्रम में बोलेंगे। उनकी लोकप्रियता के कारण ही ब्रिटिश सरकार की वक्र दृष्टि उन पर गई। उपरोक्त चारों को गिरफ्तार कर पुणे की यरवदा जेल भेज दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने पुष्टि की है कि ये चारों मंगलवार को पेठ पुलिस चौकी को जलाने में कैसे शामिल थे। इसे हाई कोर्ट में ले जाओ। मडगांवकर ने सुझाव दिया था कि चारों की फांसी को उम्र कैद में बदल दिया जाना चाहिए, लेकिन अन्य ब्रिटिश न्यायाधीश असहमत थे। बाद में धनशेट्टी, सारदा, शिंदे और हुसैन को मौत की सजा सुनाई गई। प्रैक्टिशनर डॉक्टर श्रीकांत येलेगांवकर कहते हैं, 4 अलग अलग सामाजिक समूहों के युवाओं के नाम निकाले गए और उन्हें मृत्युदंड के लिए चुना गया। सरकार सभी समुदायों पर ब्रिटिश शासन को आतंकित करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस घटना ने देश की राष्ट्रीय एकता को दिखाया। आज भी यह घटना राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। 12 जनवरी क्यों? सोलापुर के 4 बेटों को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा 12 जनवरी 1930 को चुना गया था। पहले 13 जनवरी की तारीख पर विचार किया जा रहा था, लेकिन बाद में इसमें बदलाव किया गया और एक दिन पहले यानी 12 जनवरी का दिन चुना गया। सोलापुर शहर में 14 जनवरी को संक्रांति उत्सव का दिन होता है और यह बड़े उत्सव का दिन होता है। ग्राम देवता सिद्धरामेश्वर के इस उत्सव का इतिहास 900 वर्षों से भी अधिक पुराना है। इस दिन पूरे शहर में माणा की 7 छड़ियों का जुलूस निकाला जाता है। इसे गद्दा यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। विद्वानों का कहना है कि 12 जनवरी 1931 का दिन लोगों के मन में भय पैदा करने के उद्देश्य से चुना गया था ताकि कोई भी इस त्योहार की पृष्ठभूमि में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह न कर दे। 12 जनवरी की सुबह 6 बजे चारों को फांसी दे दी गई। इसके अलावा चारों शहीदों के शवों को उनके परिजनों को सौंपे बिना ही ब्रिटिश सरकार ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया। यह समाचार सोलापुर पहुंचने पर इतिहास में पहली बार सिद्धेश्वर यात्रा के अवसर पर निकलने वाला छड़ी जुलूस रद्द कर दिया गया। सोलापुर के 4 शहीदों के बलिदान ने देश के कई स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया।
साथ ही इस घटना को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नोटिस किया गया। तत्कालीन सर्वहारा रूसी नेताओं ने मार्शल लॉ को सोलापुर कम्यून कहकर महिमामंडित किया। इस बात की खबर मॉस्को में रेडियो पर प्रसारित की गई। साथ ही यह मुद्दा उस समय ब्रिटिश संसद में भी उठाया गया था। बोल भिड़ू के एक लेख के अनुसार लेबर पार्टी फेनर ब्रॉकवे ने ब्रिटिश संसद में गांधी टोपी पहनकर भाषण दिया और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के रूप में सोलापुर की घटना का जिक्र किया। बाद में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोलापुर का दौरा किया। जवाहरलाल नेहरू ने सोलापुर की प्रशंसा इन शब्दों में की कि सोलापुर स्वतंत्रता की ज्वाला से प्रेरित एक जलता हुआ युवा है, शहीदों के रक्त के बलिदान से पवित्र सोलापुर है।